इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खामेनेई की मौत के बाद पश्चिमी एशिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है और जहां इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और जहां यह संपर्क ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या और उसके बाद क्षेत्र में हुए ईरानी जवाबी हमलों के बीच किया गया है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया है कि नेतन्याहू से बातचीत के दौरान उन्होंने मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा भी की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने हालिया घटनाक्रम को लेकर भारत की गंभीर चिंताओं से इजरायल प्रधानमंत्री को अवगत कराया और जहां इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। खाड़ी क्षेत्रों में सैन्य तनाव के बीच हवाई सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि यूएई के एमिरेट्स और एतिहाद एयरवेज की वजह से अब सीमित संचालन फिर से शुरू हो सका है और जिसके बाद दुबई में फंसे 217 भारतीय यात्री स्पेशल फ्लाइट से वापस लौटे हैं और इससे पहले दुबई के एयरपोर्ट्स पर भी यूएई के इजराइल से संयुक्त ऑपरेशन के जवाब में ईरान के हमलों को देखते हुए अब एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बहाल कर दिया गया है और जैसे कि हजारों यात्री जो फंसे हुए थे अब उनकी वापसी हो पाई है। जानकारी यह भी देते चले कि यूएई के एमिरेट्स और एतिहाद एयरवेज में सोमवार को ऐलान किया गया था कि वे कुछ फ्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और जहां फ्लाइट्स को शुरू किया गया और जिसके बाद अब 217 लोगों की भारत वापसी हो पाई है। अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर जॉइंट अटैक के बाद पूरी मिडल ईस्ट की जंग पूरे तरीके से इसमें फैली हुई है, जहां पूरे तरीके से मिडल ईस्ट इस समय चपेट में भी आया हुआ है और जहां दोनों तरफ से भीषण हमले लगातार जारी हैं। ईरान भी कई अरब देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है और जिससे कि पूरे खित्ते में टकराव की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं और अब इस जंग में यूरोप के 3 बड़े देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की एंट्री भी हो गई है। इन तीनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वो इस युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और इसके साथ ही चीन ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह ईरान के हितों की रक्षा के लिए तैयार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। होली के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार चुनावी रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी कर रही है, जहां आपको बता दें कि माना यह भी जा रहा है कि होली के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होने वाला यह विस्तार आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संतुलन को साधने वाला होगा और जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है तो वहीं चर्चा यह भी है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार केवल नए चेहरों को शामिल करने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई महत्वपूर्ण विभागों में फेरबदल भी किया जा सकता है। सरकार संगठन और सत्ता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए व्यापक बदलाव की तैयारियों में है और जहां इस विस्तार में तीसरे उप मुख्यमंत्री के पद पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इसकी कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक समीकरणों को साधने और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए यह विकल्प गंभीरता से विचाराधीन बताया जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेतृत्व प्रदेश में मजबूत संदेश देना चाहता है और जहां जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी से निष्कासित हुए कुछ विधायकों में से इन दोनों नेताओं को सरकार में शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है और यदि ऐसा होता है तो यह कदम राजनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 15 मार्च को सभी जिलों में काशीराम जयंती
उनकी ओर से मनाई जाएगी। और जहां आपको बता दें कि पार्टी का प्रयास है कि जिला स्तर पर होने वाले इन कार्यक्रमों में दलित समाज के लोगों की ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जा सके। और जहां आयोजनों में बसपा के संस्थापक काशीराम और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बीच रहे रिश्तों को भी याद किया जाएगा। इस संबंध में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी जिला व महानगर के पदाधिकारियों को कांशीराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देशों को जारी कर दिया है। और अब दलित और पिछड़ों के गठजोड़ के इसी फैक्टर की बदौलत समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल बढ़ाने की अब लगातार उनकी ओर से कवायद तेज कर दी गई है। और जहां माना जा रहा है कि आगे आने वाले चुनावों में तस्वीरें और भी बदलती हुई नजर आ सकती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर अनंत सरस्वती ने 11 मार्च को लखनऊ के काशीराम मैदान में एक बड़े आयोजन की घोषणा की है और जिसके लिए उन्होंने 7 मार्च से धर्म यात्रा शुरू करने की भी बात कही। और जहां इसी विषय पर वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शंकराचार्य सर्वोच्च पद पर आसीन है और लखनऊ आगमन पर उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। उन्होंने स्वयं को राम भक्त, कृष्ण भक्त और शिव भक्त बताते हुए सनातन संस्कृति के पोषक के रूप में उनके अभिनंदन की भी बात कही। जी के नगर वासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को रंगों और समरसता के ये महान पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह आज होलिका दहन है, यानी बुराई का दहन करने का दिन और अच्छाई अर्थात सत्य की जीत का दिन है। यह ऐतिहासिक दिन है, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ये हम उसमें देखना नहीं, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं, अगर वो कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं तो जो भक्त होंगे उनका स्वागत करेंगे। हम भी एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते, एक सनातन संस्कृति के पोषक होने के नाते हम भी स्वागत करते हैं। हम भी खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और जहां जनसुनवाई और सेवा भाव को समर्पित उनका ये दौरा रहा। जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में वे पहुंचे और जहां फरियादों की समस्या भी उनकी ओर से सुनी जा रही है और जहां उन्होंने मौजूदा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। जनता से सीधे संवाद के दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी भी पीड़ित को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपनी नियमित दिनचर्या के तहत मंदिर की गौशाला पहुंचकर गायों को गुड़ खिलाया और उनका हालचाल भी जाना। अब खबर इटावा से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देर शाम सैफई में पहुंचे और जहां वे सैफई में आयोजित होली कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 3 दिनों तक यही प्रवास उनकी ओर से किया जाएगा। कार्यक्रम में परिवार के सदस्य जिसमें कि राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव और आदित्य यादव भी मौजूद रहेंगे। और पूरे सैफई परिवार के एक मंच पर आने से कार्यक्रम को और भी खास माना जा रहा है। कल सैफई में पारंपरिक फूलों की होली भी खेली जाएगी और जिसे लेकर कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। अब खबर बाराबंकी से है, जहां होलिका दहन और होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चले कि पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में पैदल मार्च भी निकाला गया और जहां पुलिस इस दौरान होलिका दहन स्थलों, प्रमुख मार्गों, भीड़भाड़ वाले इलाके और बाजारों में उनकी ओर से निरीक्षण किया गया है। और जहां एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, तो साथ ही साथ आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया और त्योहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील भी की गई है। और जहां पुलिस की सक्रियता से शहर में सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां होलिका दहन, होली और रमजान को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल और
पीएसी बल ने संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की, जहां आपको बताते चलें कि जनपद को 5 जोन तो वहीं 18 सेक्टर में बांटकर 9 क्यूआरटी और 99 क्लस्टर मोबाइल के साथ साथ आपको जानकारी देते चले कि पीएसी की तैनाती भी की गई है और करीब 2500 होलिका स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि कल बेहद ही हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण तरीके से मिर्जापुर में होलिका दहन का कार्यक्रम किया गया। अब खबर मथुरा से है, जहां होली पर्व के दौरान थाना गोवर्धन पुलिस टीम ने पूरी तरह से सतर्कता बरती है और जहां गोवर्धन दर्शन व परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं और महिलाओं पर जबरन गुलाल फेंकने और हुड़दंग मचाने वाले शिकायतों पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सख्त कार्रवाई की और जहां चप्पे चप्पे पर निगरानी रखते हुए पुलिस ने 17 उपद्रवियों पर उनको गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई की और सभी आरोपियों के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की गई है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के अवसर पर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, अभद्रता या फिर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर मथुरा से ही है, जहां चंद्र ग्रहण के चलते श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन व्यवस्था में विशेष परिवर्तन किया गया है। आपको बता दें कि ग्रहण के प्रभाव को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने कपाट सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक समय तक बंद रखने का निर्णय लिया है और जहां सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक लगभग 10 घंटे मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और इस दौरान जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन नहीं कर सकेंगे। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि निर्धारित समय पर ही भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा और जहां मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे तय समय का पालन करें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। अब खबर बलरामपुर जिले से है, जहां सदुल्ला नगर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। जी हां, आपको बताते चले कि कस्बे में राम लोटन सुरेश कुमार की बंद किराना की दुकान में एक अनियंत्रित ऑल्टो कार घुस गई और जहां कार में 3 एलपीजी के सिलेंडर रखे थे और जिससे कि विस्फोट का खतरा बना रहा। लेकिन आपको बता दें कि टक्कर से बाहर खड़ी बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और जहां आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची और जहां कार और बाइक को कब्जे में ले लिया गया है। तो वहीं सतेंद्र वर्मा ने जानकारी दी है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब खबर बिजनौर से है, जहां बीजेपी के सदर विधायक सूची मौसम चौधरी के आवास पर होली मिलन समारोह आयोजित किया। जहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पहुंचे और जहां सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। तो वहीं उत्साह के साथ पर्व को मनाया गया। जानकारी देते चले कि समारोह के दौरान विधायक और उनके पति ऐश्वर्या मौसम भी मौजूद रहे और जहां डांस का वीडियो उनका इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां समर्थकों ने इसे पारिवारिक और सौहार्दपूर्ण आयोजन बताया। अब खबर इटावा से है, जहां आगरा और कानपुर नेशनल हाईवे पर दिल्ली से कानपुर जा रही एक स्लीपर बस पलट गई। जी हां, आपको बता दें कि हादसा चालकों जो है वो उसकी झपकी आने के कारण अनियंत्रित होने के कारण बताया जा रहा है। जहां बस में करीब 40 यात्री सवार थे और जिसमें से लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर बकेवर थाना क्षेत्र की पुलिस को भी बुलाया गया और जहां एम्बुलेंस व हाइड्रा की मदद से घायलों को बाहर निकालकर महवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जानकारी देते चले कि 4 घायलों के हालात बेहद ही गंभीर बताए जा रहे हैं और जहां मामले की तहकीकात लेते हुए पुलिस की ओर से जांच जारी कर दी गई है। अब खबर अमेठी से है, जहां ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस चयनित हॉटस्पॉट पर भ्रमण करती रही। जहां आपको बता दें कि अभियान के पहले दिन ही बड़ी संख्या में व्यक्तियों व वाहनों की जांच की गई है और जबकि 127 वाहनों का चालान व 2 को सीज कर दिया गया। तो वही जानकारी यह भी देते चले कि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। चोरी, नकाबजनी तो वहीं अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से ऑपरेशन को
जारी रखा गया है और जहां बीते 2 वर्षों में जिले में हुई चोरी और साथ ही साथ अन्य घटनाओं में 147 घटनाओं को हॉटस्पॉट के रूप में चयनित किया गया और जहां आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह लगातार जारी है। अब खबर उत्तर प्रदेश के मिनी हरिद्वार यानी कि ब्रजघाट में होली धूमधाम से मनाई गई, जहां गंगा आरती समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मां गंगा की महाआरती भी की और जहां सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। तो वहीं एक तरफ जिले में हर स्थान पर होली मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के हरिद्वार ब्रजघाट नगरी में ब्रज की तर्ज पर होली मनाई जा रही है और जिसमें कि एक होली के रंग मां गंगा के संग ब्रजघाट तीर्थ नगरी में होली धूमधाम से मनाई गई और जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही मां गंगा की आरती की गई है और जिसकी सुंदर तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो होली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने रामनगर में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए विभाग की टीम ने अचानक से छापेमारी कार्रवाई की और जहां खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। वहीं बताते चले कि जो कार्रवाई की भनक है वो लगते ही कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए और जिससे कि बाजार में हड़कंप की स्थिति बन गई। तो वहीं अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए नैनीताल जिले के सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग के अजब सिंह रावत का कहना है कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनगर असलम खान और खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी नंद किशोर की संयुक्त टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है और इस दौरान एक मावा की फैक्ट्री से मावे का नमूना लिया गया। तो वहीं जबकि 3 अन्य दुकानों में भी खाद्य सामग्री के नमूने एकत्रित किए गए हैं और कुल 4 नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। उन्होंने बताया है कि अभियान के दौरान 1 दर्जन से अधिक दुकानों को निरीक्षण उनके ओर से किया गया है और जहां टीम ने दुकानदारों को स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों का पालन करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए। और रमजान का जो पवित्र माह है वो चल रहा है इन दिनों, तो उसी परिप्रेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय उत्तराखंड देहरादून और जिला अधिकारी महोदय जनपद नैनीताल द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में संपूर्ण जनपद में तैनात खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा इन दोनों नमूने संग्रहण के कार्य किए जा रहे हैं। विशेषकर जिसमें संभावना ये रहती है कि मिलावट की संभावना रहती है, उन्हीं खाद्य पदार्थों पर विशेष फोकस हमारा रह रहा है। उन्हीं खाद्य पदार्थों का नमूना संग्रहण किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मिनी हरिद्वार ब्रजघाट में होली धूमधाम से मनाई गई और जहां गंगा आरती समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ मां गंगा की महाआरती की। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। तो वहीं एक तरफ जिले में हर स्थान पर होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं यूपी के हरिद्वार ब्रजघाट नगरी में ब्रज की तर्ज पर होली मनाई गई और जिसमें कि एक होली के रंग मां गंगा के संग ब्रजघाट तीर्थ नगरी में होली धूमधाम से मनाई गई है और जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही गंगा आरती स्थल पर साधु संत समाज और पंडितों सहित श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के उद्घोष के साथ होली को मनाया और जहां ब्रजघाट गंगा आरती समिति के तत्वाधान में होली के रंग मां गंगा के संग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज होली का पावन पर्व है। इसके अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं गंगा के सभी भक्तों को, इस देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं एवं मां गंगा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं उनको देता हूं। गंगा मैया का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। और आज जो ये कार्यक्रम रंगोत्सव का यहाँ गंगा स्थल पर चल रहा है, ये प्रतिवर्ष होता है ये कार्यक्रम। और आज के दिन बहुत ही जो गंगा भक्त हैं सभी लोग आते हैं और होली के कार्यक्रम में इसमें शामिल होते हैं, जिसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें राधा कृष्ण की, शिव पार्वती की जो जोड़ियां हैं
वो इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को रंगोत्सव होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। होली का ये पावन पर्व सभी के लिए मंगलमय हो और होली के इस पावन पर्व पर ही प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आरती स्थल ब्रजघाट पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है रंगोत्सव का, वह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, चल रहा है और भक्त और श्रद्धालु उस कार्यक्रम में आनंद ले रहे हैं। और यह कार्यक्रम जो माँ गंगा की नित्य प्रति सायंकालीन भव्य आरती यहाँ पर होती है, तो आरती के समय तक ये कार्यक्रम चलेगा। फूलों की होली इसमें विशेष आकर्षण का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद माँ गंगा की भव्य आरती का आयोजन। अब खबर प्रयागराज से है, जहां यमुनानगर के जोन के 12 इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और जहां ट्रैक्टर और टवेरा का एक आमने सामने भीषण टक्कर होने के कारण 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और जहां टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टवेरा के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया, तो वहीं गाड़ी में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने जैसे तैसे बाहर निकाला। और जहां आपको बता दें कि पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि भारत में आज लगेगा चंद्र ग्रहण। जी हां, आपको बता दें कि सुबह 6:20 पर यह सूतक जो है वो लग चुका है और जहां दोपहर में 3:20 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। शाम को 4:46 तक यह खत्म होगा। काशी यानी भोले बाबा की नगरी और काशी में जितने भी तमाम त्योहार पड़ते हैं या कहे कि सूर्य ग्रहण से लेकर चंद्र ग्रहण, तो मान्यताएं यहाँ काफ़ी हैं। स्नान होते हैं, दान पूजन होते हैं। तो हमारे साथ इसी विषय पे, जो कि 3 तारीख को 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसी विषय पे हमारे साथ प्रोफेसर विनय पांडे जी हैं, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी काफ़ी प्रख्यात हैं और बनारस काशी में भी प्रख्यात हैं। सर, अपना मैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे हूँ, ज्योतिष विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य हूँ, प्रोफेसर हूँ और साथ ही हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो प्रकाशित होने वाला पंचांग है उसका मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ, पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, काशी विद्युत परिषद का संगठन मंत्री भी हूँ। तो ये सब दायित्व हैं और हिंदू ज्योतिष और अध्यात्म और के क्षेत्र में सर 3 मार्च 2026 साल का पहला चंद्र ग्रहण, क्या इसमें तिथि नक्षत्र रहेंगे, कितने बजे लगेगा, कितने बजे तिथि होगी, क्या दान पुण्य? बिल्कुल, बड़ा ही अच्छा उपक्रम। देखिए, यह वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है अगर ईस्वी वर्ष की बात करें तो, और हिंदू वर्ष की बात करेंगे तो वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि पूर्णिमा को लगता है, तो यह चंद्र ग्रहण भी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यानी कि 3 मार्च 2026 को लग रहा है। ग्रहण तो वैसे दिन में ही आरंभ हो जा रहा है, क्योंकि भारतीय समयानुसार लगभग 3:20 पे ग्रहण का आरंभ, ग्रहण की स्थिति बन जा रही है, जब भूभा बिंब और चंद्रमा का बिंब एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो दिन रहेगा, और दिन जब होता है तो चंद्रमा दिखता नहीं है, और चंद्रमा जब नहीं दिखता है तो ग्रहण नहीं दिखेगा। और एक जब धार्मिक और आध्यात्मिक की बात करेंगे तो जब ग्रहण नहीं दिखेगा तो ग्रहण का कोई फल भी नहीं होगा। तो दिन में जब तक कि चंद्रमा दिख नहीं रहा है तब तक इस ग्रहण का इस देश के लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त के बाद भी हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए, मध्य भारत के लिए, कुछ पश्चिमी भारत के लिए ये ग्रहण की स्थिति दृश्य हो रही है, इसीलिए ग्रहण का प्रभाव यहाँ रहेगा। और जैसे ही सूर्यास्त के बाद चंद्रमा का उदय होगा, उस समय ग्रहण लगा हुआ चंद्रमा हमें दिखाई देगा। इसको हम लोग भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण करते हैं। ग्रस्तोदित माने ग्रहण लगा हुआ, उदित हुआ चंद्रमा, ऐसा। तो ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और काशी की बात करें तो काशी में चंद्रोदय जो है वो 5:58 पे हो रहा है, इसीलिए 5:58 जो है वो ग्रहण के आरंभ का काल है। काशी में ग्रहण के दिखने का काल है। ग्रहण का आरंभ तो दिन में हो गया, और ग्रहण की जो मुक्ति होगी, चंद्रमा की जो मुक्ति होगी चंद्रबिंब की, वो 6:48 पर होगी। तो इस तरह से 3 मार्च 2026 को सायंकाल 5:58 पे 6:48 तक ग्रहण का पूरा काल। ग्रहण के बाद स्नान पूजन कैसे करना चाहिए हमारे तरफ? देखिए, ग्रहण के समय में ग्रहण की मुख्य 3 क्रियाएं होती हैं: स्नान, जप, होम और दान।
तो स्नान करना चाहिए सबसे पहले हम लोगों को। ग्रहण किसी अपने घर में स्नान करें, इससे अच्छा है सरोवर तालाब हो तो स्नान करें, कोई तीर्थ क्षेत्र आसपास हो तो वहाँ स्नान करें, या पवित्र नदी है तो वहाँ पर स्नान करें, या फिर कुछ लोग कुरुक्षेत्र क्षेत्र में जो है उधर हरियाणा वाले क्षेत्र में लोग कुरुक्षेत्र में जाकर के कुरुक्षेत्र सरोवर में स्नान करते हैं। तो स्नान करने का विधान है कि स्नान करने के बाद से हमें अपने धार्मिक कृत्यों को, अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त दीक्षा मंत्रों को, या अपने इष्ट जो आपके देव हैं उनके मंत्रों का, उनके स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए और होम करना चाहिए उनके प्रीत्यर्थ। और अंत में पुनः स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। तो स्नान, जप, होम और ध्यान के साथ दान अंत में ही ग्रहण के मुख्य कर्म होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया कि सर्वम भूमि समम तानम सर्वे ब्रह्म समद्विजा सर्वम गंगा समम तोयम राहु ग्रस्ते निशाकरे। तो राहु जब चंद्रमा को ग्रसित करते हैं 19 से लेकर 6:47 तक चंद्र ग्रहण लग रहा है। कब शाम को संपन्न होगा? जी, इसके बाद 7:30 बजे के करीब में भगवान का अंदर का सब सर सफाई होकर, श्रृंगार होकर पर्दा खुलेगा, कपाट खुलेगा। इसके बाद भक्तों का दर्शन का लाभ मिलेगा। महावीर मंदिर ससारा में कब तक पट बंद है? वही महावीर मंदिर का ही तो आप चर्चा कर रहे हैं। कब तक? महावीर मंदिर में ही शाम को 6:47 तक ग्रहण लग रहा है। इसके बाद 7:30 बजे के करीब में मंदिर खुलेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया टॉक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज।